गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा में बैंक द्वारा होने वाले व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उस संदर्भ की रोजनामचा का उदाहरण देखेंगे। दोस्तों बैंक द्वारा होने वाले व्यवहार तो वर्तमान समय में देखें तो ज़्यादातर जो भी व्यापारी है वो अपने व्यवहार माने अपनी लेन देन खास कर बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में अधिकतम लेन देन या आर्थिक व्यवहार बैंक द्वारा या बैंक मार्फत होते हैं। दोस्तों धंधे में बैंक के साथ आर्थिक लेन देन मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। बैंक के साथ रोकड़ की लेन देन और रोकड़ के अतिरिक्त लेन देन। तो यहाँ दो हिस्से हुए, रोकड़ लेन देन और रोकड़ से अतिरिक्त लेन देन। तो दोस्तों हम रोकड़ लेन देन के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें, माने रोकड़ लेन देन के व्यवहार के बारे में देखें। तो रोकड़ रकम बैंक में भरने पर माने जब भी बैंक में रोकड़ रकम भरी जाए तो दोस्तों व्यापारी धंधा की ज़रूरत से ज़्यादा रकम बैंक में भर देता है। माने व्यापारी अपने पास जो अतिरिक्त रोकड़ होगी जिसकी आवश्यकता अभी नहीं है ऐसी रकम वो बैंक में भरेगा। तो यहाँ बैंक रकम लेने वाली है, माने बैंक खाता जो है वो व्यक्ति का खाता माने कृत्रिम व्यक्ति के रूप में बैंक रकम लेने वाली माने लाभ लेने वाली है। इसलिए लेने वाले खाते उधार के नियम से बैंक खाता उधार होगा। और दोस्तों बैंक में रोकड़ भरी है इसलिए धंधे में से रोकड़ जाती है, तो जाए तो जमा के नियम से रोकड़ खाता जमा होगा। तो माने दोस्तों जब भी बैंक में रोकड़ भरी जाए तो बैंक खाता उधार और रोकड़ खाता जमा होगा। दूसरा, रोकड़ रकम बैंक से निकाली जाए। अब विरुद्ध बात हो गई, बैंक से रोकड़ रकम निकाली जाए। तो दोस्तों धंधा की ज़रूरत के अनुसार धंधे के खर्च या अन्य कारण से व्यापारी बैंक में से रोकड़ रकम निकालता है। अब जब भी व्यापारी बैंक से रोकड़ रकम दोस्तों निकाले तो धंधे में रोकड़ आती है, तो आए तो उधार के नियम से रोकड़ खाता उधार होगा। और बैंक रोकड़ देने वाली माने बैंक लाभ देने वाला है, इसलिए देने वाले खाते जमा के नियम से बैंक खाता जमा होगा। तो मानो कि यहाँ ऐसी बात हो गई कि दोस्तों धंधे के खर्च या अन्य कारण से बैंक में से रोकड़ निकाली जाए तो रोकड़ खाता उधार होगा और बैंक खाता जमा होगा। लेकिन दोस्तों धंधे का मालिक स्वयं के उपयोग के लिए धंधा के बैंक खाते से रोकड़ निकाले तो निजी उपयोग हुआ, और निजी उपयोग के लिए धंधे से रोकड़ निकाले तो वो आहरण कहा जाएगा। इसलिए आहरण खाता उधार और बैंक खाता जमा होगा। माने यहाँ ऐसी बात हो गई दोस्तों कि धंधे के खर्च के लिए या धंधे के अन्य कारण से रकम निकाली जाए तो रोकड़ खाता उधार, लेकिन मालिक अपने निजी उपयोग के लिए रकम निकाले तो आहरण खाता उधार करना है
और दोनों संजोग में बैंक लाभ देने वाला है, इसलिए बैंक खाता जमा होगा। दूसरा, रोकड़ के अलावा व्यवहारों का लेन देन। तो रोकड़ के अलावा लेन देन में प्राप्त चेक बैंक में भरा जाए। प्राप्त चेक बैंक में भरा जाए तो जब भी धंधे को उसके लेनदार माने कि ग्राहक, देनदार माने के ग्राहक या अन्य कोई व्यक्ति के पास से चेक मिले तो उसकी असर बैंक खाते दी जाती है। या बैंक चेक लेने वाली है, इसलिए बैंक खाता उधार, माने बैंक लाभ लेने वाला है, इसलिए बैंक खाता उधार होगा। और ग्राहक या अन्य व्यक्ति चेक देने वाला है, इसलिए उसका खाता जमा होगा। मानी जब भी चेक प्राप्त हो और चेक बैंक में भरा जाए तो बैंक लाभ लेने वाला है, इसलिए बैंक खाता उधार होगा। और जो व्यक्ति से चेक प्राप्त हो रहा है उस व्यक्ति का खाता जमा किया जाएगा। दूसरा, बैंक से चेक से रकम चुकाई जाए। दोस्तों, जब भी रकम चेक से चुकाई जाए तो व्यापारी अपने धंधे के अधिकतर खर्च, लेनदार आदि को रकम चेक से चुकाते हैं। अब जब भी रकम चेक से चुकाई जाए तो प्रत्येक संयोग में चेक लेने वाला व्यक्ति या खर्च का खाता उधार होगा। मानी व्यक्ति को रकम चेक से चुकाई जाए तो व्यक्ति खाता उधार, और किसी खर्च के संदर्भ में चेक से रकम चुकाई जाए तो खर्च खाता उधार होगा। और बैंक रकम देने वाली है, इसलिए बैंक खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों तीसरा, बैंक ब्याज। जब व्यापारी के बैंक खाते में बैंक ब्याज जमा देती है, मानी दोस्तों आगे भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि बैंक में जो खाता होता है व्यक्ति का, उसमें जो रकम जमा रहती है उस रकम पर बैंक निश्चित दर से ब्याज देती है। तो वो ब्याज जब बैंक देती है तो बैंक खाते में जोड़ देगी, तो जमा करेगी, जिसकी जानकारी व्यापारी को पासबुक या स्टेटमेंट द्वारा मिलती है। अब इस स्थिति में व्यापारी का बैंक खाता उधार और बैंक ब्याज खाता जमा किया जाएगा, क्योंकि बैंक ब्याज जो है दोस्तों, बैंक ने जमा किया हुआ ब्याज जो है वो व्यापारी की उपज है, इसलिए उपज का खाता जमा के नियम के आधार पर बैंक ब्याज खाता जमा होगा। लेकिन दोस्तों व्यापारी के खाते में ओवरड्राफ्ट हो, माने ओवरड्राफ्ट अर्थात क्या दोस्तों, कि बैंक ने व्यापारी को उसके खाते में जितनी रकम है उससे अधिक निश्चित रकम लेने की अनुमति दी है, तो उसे ओवरड्राफ्ट की अनुमति कहा जाएगा। और व्यापारी जितनी रकम अतिरिक्त उठाएगा उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक ओवरड्राफ्ट जो अतिरिक्त रकम उठाई है उस पर ब्याज वसूल करेगी। तो ऐसा बैंक ने वसूल किया ब्याज व्यापारी के लिए खर्च है, इसलिए खर्च खाता उधार होगा। उसके नियम के आधार पर ओवरड्राफ्ट ब्याज खाता उधार होता है और बैंक ब्याज जमा किया जाता है। माने संक्षिप्त में बात करें ब्याज के संदर्भ में, तो जब भी बैंक ब्याज जमा दे
तो बैंक खाता उधार, बैंक ब्याज खाता जमा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज वसूल ले तो ओवरड्राफ्ट ब्याज खाता उधार होगा और बैंक खाता जमा किया जाएगा। चौथा, बैंक चार्जेस। दोस्तों, बैंक व्यापारी को जो सेवाएं देती है उसके बदले कुछ रकम वसूल करती है, माने चार्ज के रूप में रकम वसूल लेती है। माने बैंक की जो सेवा है उसमें बैंक से हमें चेकबुक मिले, आवश्यकता अनुसार हम बैंक से पेन स्लिप बुक ले, बैंक हमें मोबाइल के माध्यम से SMS से जानकारी लेन देन की दे, मोबाइल बैंकिंग की बैंक सेवा दे। तो इन सभी सेवाओं के लिए बैंक चार्ज वसूल करती है, जो चार्ज खर्च गिना जाता है। इसलिए ये खर्च होने के कारण बैंक खर्च खाता उधार होता है और बैंक खाता जमा होता है। संक्षिप्त में, बैंक के पास से आर्थिक लेन देनों में आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण नियम याद रखना है कि बैंक के कोई भी व्यवहार के कारण अगर बैंक से बढ़े, माने बैंक में हमारा जो खाता है उसमें रकम बढ़े तो बैंक खाता उधार, और बैंक से घटे तो बैंक खाता जमा करना है। माने बैंक से बढ़े तो बैंक उधार और बैंक से घटे तो बैंक खाता जमा। इस प्रकार दोस्तों बैंक के माध्यम से होने वाले व्यवहारों की हमने जानकारी प्राप्त की। अब दोस्तों इस संदर्भ में हम उदाहरण नंबर 6 का अभ्यास करेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों का श्री वसंत ट्रेडर्स की बही में रोजनामचा लिखो। दोस्तों, यह बैंक के माध्यम से होने वाले व्यवहार दिए गए हैं। टोटल 11 व्यवहार हमें यहाँ दिए गए हैं। जो वसंत ट्रेडर्स के व्यवहार है, सन 2014 के व्यवहार हमें यहाँ दोस्तों दिए गए हैं। जून माह है। अब दोस्तों इन व्यवहारों की रोजनामचा देखें तो उससे पहले मैंने आपको आगे की वीडियो में भी बताया था कि हम जब भी रोजनामचा की बात करते हैं तो साथ में आपको आपकी किताब रखनी है, जिससे आप उसमें अलग अलग व्यवहारों की रकम देख सकें। तो जिन बच्चों ने अपनी किताब साथ में नहीं रखी है वो किताब साथ में ले लेंगे। और दोस्तों ये रोजनामचा संदर्भ में जो भी थियरी की हम पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको जितना भी वक्त मिले उतने वक्त में वो थियरी आपको पढ़ते रहनी है, जिससे रोजनामचा लिखने में आपको सहायता होगी। और आगे भी बात हुई है कि रोजनामचा वो नामक के मूल तत्व विषय के लिए नींव के समान है, जो आगे के सभी चैप्टर को प्रभावित कर रही है। इसलिए आपको इस चैप्टर का विशेष अभ्यास करना है। और जो भी उदाहरण पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका भी जितनी बार संभव है उतनी बार उसका पुनरावर्तन करते रहना है और खुद भी ये व्यवहार आपको लिखते रहने हैं। तो दोस्तों वसंत ट्रेडर्स की रोजनामचा तैयार करनी है तो शीर्षक बनेगा वसंत ट्रेडर्स की बही में रोजनामचा। रोजनामचा के खाने कौन से बनाने हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। तारीख, विवरण, खाता बही, पृष्ठ नंबर, उधार रकम और
जमा रकम सन 2014 के जून माह के व्यवहार दिए हैं, इसलिए सन 2014 जून माह। उसके बाद बाजू में अब तारीख लिखते जाएंगे। तो पहली तारीख का व्यवहार है, तो व्यवहार देखें तो 20,000 SBI बैंक में भरकर चालू खाता खुलवाया। दोस्तों, बैंक में रोकड़ भरकर चालू खाता खुलवाया है, माने बैंक लाभ लेने वाला है, इसलिए बैंक खाता उधार होगा। या बैंक में शेष बढ़ेगी, इसलिए बैंक खाता उधार होगा। और धंधे में से रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता जमा के नियम के आधार पर हमारी रोज नामचा होगी SBI बैंक खाता उधार 20,000 और रोकड़ खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा 20,000 SBI बैंक में रोकड़ भरकर खाता खुलवाया। दूसरी तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो व्यवहार है 20,000 का माल बेचा जिसकी रकम सीधी बैंक में भरी। माने दोस्तों 5,000 का जो माल बेचा है उससे जो रकम प्राप्त हुई वो बैंक में भर दी गई है। तो बैंक लाभ लेने वाला है, इसलिए बैंक खाता उधार। और माल बेचा है, इसलिए धंधे में से माल जा रहा है और माल जाने का कारण बिक्री है, इसलिए बिक्री खाता जमा होगा। तो इस प्रकार रोज नामचा होगी बैंक खाता उधार 5,000 और बिक्री खाते का 5,000। विवरण लिखा जाएगा 5,000 का माल बेचा, रकम बैंक में भरी। चौथी तारीख का व्यवहार देखें तो 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उसकी रकम चेक से चुकाई। दोस्तों, फर्नीचर खरीदा गया है, इसलिए धंधे में फर्नीचर माने कि संपत्ति आ रही है। तो माल संपत्ति के नियम में आए तो उधार, तो माने फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर खाता उधार होगा। और रकम चेक से चुकाई गई है, तो चेक से रकम चुकाने के कारण बैंक में शेष घटेगी, इसलिए बैंक खाता जमा होगा। तो रोज नामचा होगी फर्नीचर खाता उधार 10,000 और बैंक खाते का 10,000। विवरण लिखा जाएगा चेक देकर 10,000 का फर्नीचर खरीदा। दोस्तों, अब 8 तारीख का व्यवहार देखें तो 8 तारीख में है घर खर्च के लिए 400 और ऑफिस खर्च के लिए 700 बैंक से निकाले। दोस्तों, घर खर्च के लिए, तो घर खर्च तो मालिक का निजी खर्च है, इसलिए उसका आहरण खाता उधार होगा। और दूसरे 700 ऑफिस खर्च के लिए निकाले हैं। दोस्तों, ऑफिस खर्च के लिए बैंक से पैसे निकाले, लेकिन खर्च नहीं किया गया है, खर्च अभी करना बाकी है, इसलिए रोकड़ निकाली, ऐसा ही अर्थ होगा। तो रोकड़ धंधे में आ रही है, ऐसा मानकर रोकड़ खाता उधार होगा। और दोनों रकम बैंक से निकाली, माने बैंक से घटेगी, इसलिए बैंक खाता जमा किया जाएगा। तो हमारी रोज नामचा होगी आहरण खाता उधार 400, रोकड़ खाता उधार 700 और बैंक खाते का 1100। विवरण लिखा जाएगा 400 घर खर्च के लिए और 700 ऑफिस खर्च के लिए बैंक से निकाले। आगे दोस्तों 10 तारीख का व्यवहार देखें तो विराट के पास से 1500 का चेक मिला। विराट के पास से चेक मिला, तो दोस्तों चेक मिला तो बैंक में शेष बढ़ेगी, क्योंकि चेक बैंक में भरा गया होगा। तो बैंक लाभ लेने वाला है या बैंक शेष बढ़ रही है, इसलिए बैंक खाता उधार होगा। और विराट लाभ देने वाला है, इसलिए विराट का खाता जमा किया जाएगा। तो रोज नामचा होगी बैंक खाता उधार और विराट खाते का 1500। विवरण लिखा जाएगा 1500 का विराट के पास से चेक मिला। 15 तारीख का व्यवहार देखें तो पार्थिव को 3,000 का माल रोकड़ से बेचा।
रोकड़ से बेचा माने रोकड़ व्यवहार है, जिसमें आधी रकम चेक से मिली। दोस्तों, आधी रकम चेक से मिली ऐसा लिखा है, तो आधी रकम रोकड़ के रूप में मिली होगी, क्योंकि रोकड़ से माल बेचा है। 3000 में से आधी रकम माने 1500 का चेक मिला है और 1500 रोकड़ से मिले होंगे। तो धंधे में रोकड़ आए 1500 आ रही है, इसलिए रोकड़ खाता 1500 से उधार होगा, और 1500 का चेक मिला है, इसलिए बैंक खाता उधार होगा 1500 से। और माल बेचा गया है माने बिक्री के कारण धंधे में से माल जा रहा है, इसलिए बिक्री खाता जमा किया जाएगा। तो रोज नामचा होगी रोकड़ खाता उधार 1500, बैंक खाता उधार 1500 और बिक्री खाते का 3000। दोस्तों, अब 18 तारीख का व्यवहार देखें तो आग का बीमा प्रीमियम 450 और जीवन बीमा प्रीमियम 300 चेक से चुकाया। दोस्तों, आग का जो बीमा प्रीमियम चुकाया होगा वो धंधे के लिए बीमा लिया होगा, उसका होगा, इसलिए वो धंधे का खर्च मानकर आग का बीमा प्रीमियम खाता उधार किया जाएगा। और जीवन बीमा जो है वो मालिक का होता है दोस्तों, और मालिक का बीमा होने के कारण वो निजी खर्च है, इसलिए आहरण खाता उधार होगा और रकम चेक से चुकाई जाएगी, इसलिए बैंक लाभ देने वाला है तो बैंक खाता जमा होगा। तो प्रविष्टि होगी आग का बीमा प्रीमियम खाता उधार 450 और आहरण खाता उधार 300 और बैंक खाते का 750। विवरण लिखा जाएगा 450 आग का और 300 जीवन बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया। बाईस तारीख का दोस्तों व्यवहार देखें तो डिविडेंड वारंट 200 बैंक में भरा। दोस्तों, डिविडेंड वारंट अर्थात धंधे द्वारा जो शेयर में कंपनी के शेयर में निवेश किया गया हो, उस पर बैंक जो लाभ देती है उसे डिविडेंड कहा जाएगा। तो वो धंधे के लिए उपज है, इसलिए डिविडेंड उपज मानकर डिविडेंड का खाता जमा होगा। और डिविडेंड वारंट जो है वो चेक से मिलता है और यहाँ बैंक में भरा ऐसा लिखा है, माने बैंक लाभ लेने वाली है, इसलिए बैंक खाता उधार होगा। तो रोज नामचा होगी बैंक खाता उधार 200 और डिविडेंड खाते का 200। विवरण लिखा जाएगा 200 का डिविडेंड बैंक में भरा। अब दोस्तों आगे का 25 तारीख का व्यवहार देखें तो 25 तारीख में बैंक ने अपने खाते में बैंक ब्याज 100 जमा किया और 50 बैंक खर्च उधार किया। दोस्तों, बैंक ब्याज जमा किया मानी खाते में जो रकम होगी उस पर बैंक ने ब्याज जमा किया है, माने खाते में जोड़ा है तो बैंक से बढ़ेगी, तो बैंक खाता उधार होगा। और ब्याज उपज मानकर बैंक ब्याज का खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा हिस्सा खर्च का है, इसलिए यहाँ 2 प्रविष्टि लिखेंगे। पहली प्रविष्टि उपज के रूप में बैंक खाता उधार 100। दोस्तों, यहाँ आएगा, यहाँ गलत लिख दिया है। वो बैंक खाते का 100। विवरण लिखा जाएगा बैंक ने ब्याज के 100 जमा किए। अब दोस्तों दूसरी बात देखें तो 50 बैंक खर्च का उधार किया, खर्च उधार किया, तो दोस्तों खर्च का खाता तो उधार ही होगा, इसलिए प्रविष्टि होगी बैंक खर्च खाता उधार। और बैंक खाते का विवरण लिखा जाएगा बैंक ने बैंक खर्च के 50 उधार किए। 28 तारीख का व्यवहार देखें तो परम को
800 का चेक हिसाब पेटे दिया, परम को दिया। तो दोस्तों यहाँ परम चेक लेने वाला माने लाभ लेने वाला है, इसलिए परम का खाता उधार होगा। और चेक दिया है तो बैंक से घटेगी, इसलिए बैंक का खाता जमा होगा। तो रोजनामचा होगी परम खाता उधार और बैंक खाते का 800। विवरण लिखा जाएगा, परम को 800 का चेक दिया। 30 तारीख का अंतिम व्यवहार देखें तो शिवाजी के पास से 600 का चेक मिला। दोस्तों शिवाजी के पास से चेक मिला माने बैंक लाभ लेने वाला बनेगा, तो बैंक खाता उधार होगा और शिवाजी लाभ देने वाला है, इसलिए शिवाजी का खाता जमा किया जाएगा। तो रोजनामचा होगी बैंक खाता उधार 600 और शिवाजी खाते का 600। विवरण होगा 600 का शिवाजी के पास से चेक मिला जो बैंक में भरा। अब दोस्तों सभी व्यवहार हो गए हैं, इसलिए कुल योग कर देना है और कुल योग कैसे करना है उसकी बात आगे हुई है। अब दोस्तों इस प्रकार जो भी उदाहरण हम देखते जाते हैं वो सभी उदाहरण का अभ्यास आपको बारी बारी करते रहना है, क्योंकि रोजनामचा बहुत ही आवश्यक नींव के समान चैप्टर है। इसलिए जितनी बार हो सके उतनी बार इसका अभ्यास करते रहना है और जो भी उदाहरण पढ़ रहे हैं उस उदाहरण के व्यवहार की रोजनामचा खुद भी आपको लिखनी है। अब दोस्तों लोन और लोन ब्याज के संदर्भ के व्यवहारों के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ाई करेंगे।